नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिप्टो गीक में। जैसा कि आज का जो टॉपिक है ना वो है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, ऐसा क्यों है कि बिटकॉइन हमेशा टॉप सर्चिंग में रहता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आगे चलते हैं क्रिप्टो के बारे में। ए और बी दो लड़के हैं। ए ने बी को पैसा दिया था 100 रुपये, तो बी ने अभी तक उसको लौटाया नहीं। बी बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ए ने बोला एक काम कर, तू मुझे एक लेटर लिख के दे दे और उस पर नीचे साइन कर दे। उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या करा, बी ने उसको लेटर लिख कर दे दिया, ए को दे दिया। तो ये बोला एक काम कर, इसकी फ़ोटोकॉपी करा ले, तू भी अपने पास रख। तो ए ने फ़ोटोकॉपी कराई और बी को भी एक फ़ोटोकॉपी दे दी। तो दोनों के पास एक एक फ़ोटोकॉपी पहुंच गई जो बी को पैसा देना है ए को, करेक्ट। अब इसको क्या हुआ, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। और इसी ट्रांजैक्शन की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है हमारा क्रिप्टो बिटकॉइन। यही है, इसमें बीच में कोई मेडिएटर नहीं होता, आप पर्सन टू पर्सन ही ट्रांजैक्शन करते हो। कुछ सालों पहले मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है। जैसे मैं कहीं पर एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं वहाँ काम करता हूँ तो मुझे वहाँ सैलरी मिलेगी। ऐसे पुराने ज़माने में जब लोग काम करते थे तो उनको अनाज मिलता था। अब अनाज क्या है, जल्दी ख़राब हो जाता था, तो उन्होंने बोला क्या करें, तो उन्होंने फिर सोना लेना शुरू करा। सोना उन्हें मिलने लगा, लेकिन सोने को कैरी करना बड़ा मुश्किल था। तो जो बैंक थे उन्होंने, मतलब जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आपका सोना हमारे पास रख दो और आप एक रिसिप्ट लेके चले जाओ, इससे आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और वही रिसिप्ट आगे चलकर पेपर मनी बना और पेपर मनी बना। और उसमें लिखा था, जो पेपर मनी, जो उनको पेपर नोट मिला, उनमें लिखा था मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और इससे उस नोट की वैल्यू बढ़ी। आपको याद होगा कि 2017 में एकदम से नोट बैन हो गए थे। 500 का नोट जो एक दिन पहले उसकी वैल्यू थी, रात 12 बजे के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था इसी तरह से, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब जो पेपर करेंसी थी वो आगे चल के डिजिटल करेंसी बनी। और जब डिजिटल करेंसी आई तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको ट्रैक कैसे करें। अगर मैं किसी को पैसा भेज रहा हूँ तो वो उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या मैंने उसके पास पैसा पहुंच गया तो मेरे अकाउंट से कट हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैकिंग की। तो ट्रैक करने की तो इसको हैंडल किया सेंट्रलाइज बैंक ने। और सेंट्रलाइज बैंक के पास ये जो पैसा होता है उसको वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उस बैंक को कभी बहुत बड़ा लॉस हो गया तो आपको अपने पैसे लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार बैंक करप्ट हो चुका है। अभी पीएमसी बैंक जो करप्ट हुआ था, मैंने देखा था लंबी लंबी लाइनें लगी थी, फिर भी लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा था उनका। एक लेमन ब्रदर्स हैं, उनका जब क्राइसिस आया तो ग्लोबली क्राइसिस आया उनको, जब वो बैंक करप्ट हो गए तो ग्लोबली क्राइसिस आया, वो सब जगह देखने को मिला। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कौन है। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे बिटकॉइन में रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। अगर आप गूगल पे से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर ये रिवॉर्ड ज़्यादातर गूगल पे के अंदर ही यूज़ होते हैं, अगर सपोज़ ये रिवॉर्ड बाहर यूज़ होने लगे तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। यही केस बिटकॉइन के साथ भी होता है। डिपेंड ऑन से कहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कितना है, वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। बिटकॉइन एक फुली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, इसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। आप जब बिटकॉइन को बाय करते हैं यानी कि वो एक एड्रेस को बाय करते हैं, और यदि आप बिटकॉइन में किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि आप उस एड्रेस पर ट्रांजैक्शन करते हैं। बिटकॉइन फुली डिसेंट्रलाइज है, इसका खुद का ही ऑटो रन प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम से चलता है। इसके लिए हज़ारों कंप्यूटर, हज़ारों सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर लगते हैं। इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन अगर इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो या बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो, सारी चीज़ उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। इसलिए
इस केस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है बिटकॉइन माइनिंग की यूज़ की जाती है। जो लोग माइन करते हैं, जब लोग माइन करते हैं तो उनको कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं, बिटकॉइन अपनी तरफ से उनको कुछ रिवॉर्ड देता है। अगर ऐसे ही वो लोग मिलके बिटकॉइन माइनिंग करते जाएंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए बिटकॉइन का पहले से ही कंफर्म किया गया है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे। क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है? बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 5 अप्रैल 2018 को जब आरबीआई ने सारे बैंकों से मना कर दिया कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, सबका पेमेंट रोक दिया जाएगा, तो यही एक्सचेंज ने 2 साल तक उनसे केस लड़ा और केस को जीत भी लिया। आज बड़े से बड़े लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मेसी, एलन मास्क, बहुत सारे बड़े से बड़े लोग, पेपल, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हो। बिटकॉइन में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 2009 में बिटकॉइन की जो कीमत थी 0.04 थी और अभी उसकी जो कीमत है, जब वो हाइक पे गया है तो 55 लाख टच होके आया है। इसे प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस चीज़ में इतना बड़ा प्रॉफिट होता है रिस्क भी उतना बड़ा होता है। इसलिए आप अच्छे से बिटकॉइन को समझें, उसके एल्गोरिदम को समझें, उसकी कैंडलस्टिक को समझें और तब उस पर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप सोचेंगे कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं तो ज़रूर आपको नुकसान होगा। इसलिए हर चीज़ को समझ के करें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती है, तो इस पर इलीगल चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ये हर जगह एक तो एक्सेप्ट नहीं होता और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। सपोज़ अगर आप शॉप पे जाके कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेके आते हैं और आप उस प्रोडक्ट को जब तक वापस करने जाएंगे, जब आप उस दुकानदार को प्रोडक्ट देंगे तो वो सोच में लग जाएगा कि मैं इसे किस प्राइस में वापस लूँ। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।